व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फ्रेंच फिलोसोफर जिनका नाम है मिशेल फूको। इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, मेजर वर्क्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रांस में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, यानी पढ़ने लिखने में ये बहुत अच्छे थे। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसी फील्ड्स में इन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया, यानी इन फील्ड्स में फूको की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। इन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, पुराने और ट्रेडिशनल बिलीव्स को क्रिटिसाइज किया, उन्हें चैलेंज किया, और इस तरह इन सारी फील्ड्स में फूको ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। हम फूको के सारे मेजर वर्क्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनके पावर नॉलेज कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फूको अपने हर वर्क में इस पावर नॉलेज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है कि किस तरह पावर और नॉलेज को सोसाइटी में ऑपरेट किया जाता है, किस तरह ये पावर और नॉलेज सोसाइटी में रेगुलेट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पावर नॉलेज कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि हम पावर को पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी जब भी हम पावर का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में पॉलिटिक्स का ख्याल आता है, हम पावर को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ये समझते हैं कि नॉलेज पेडागोजिकल है, यानी नॉलेज को हम टीचिंग और एजुकेशन के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन फूको कहता है कि नॉलेज और पावर सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि नॉलेज और पावर ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। फूको कहता है कि जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर भी होगी, और जिसके पास पावर है वो जिस तरह का चाहे नॉलेज और हिस्ट्री क्रिएट करे, वो जिस तरह से चाहे सोसाइटी की वैल्यूज़ बना सकता है, नॉर्म्स बना सकता है, लोगों को जिस तरह का चाहे नॉलेज दे सकता है। इस तरह नॉलेज और पावर दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। फूको कहता है नॉलेज शेप्स पावर, यानी जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर भी होगी। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, उसके पास मेडिकल नॉलेज है, तो वो अपने उस मेडिकल नॉलेज, अपने उस मेडिकल डिस्कोर्स के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करता है। डॉक्टर लोगों को बताता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें कंट्रोल करता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन्हें किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। इस तरह अगर डॉक्टर के पास मेडिकल नॉलेज है तो उसके पास अथॉरिटी भी होगी, उसके पास पावर भी आएगी। बिल्कुल इसी तरह पावर क्रिएट्स नॉलेज, यानी जो पावर है वो नॉलेज क्रिएट करती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि किस चीज़ को प्रमोट करना है और किस चीज़ को निगलेक्ट करना है, और इस तरह एक सर्टेन नॉलेज को प्रमोट किया जाता है। हम इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन सिस्टम है, एक स्कूल भी अपना कोर्स और अपना करिकुलम डिसाइड करता है कि क्या चीज़ें उन्होंने अपने कोर्स में ऐड करनी है और किन चीज़ों को उन्होंने निगलेक्ट कर देना है। इस तरह स्कूल के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, जिससे वो नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं या एक सर्टेन नॉलेज प्रमोट करते हैं। ये था फूको का कॉन्सेप्ट पावर एंड नॉलेज। वो अपनी किताब डिसिप्लिन एंड पनिश में कहते हैं कि पावर का इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी में रूल्स बनाए जाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। फूको कहता है कि पास्ट में ये होता था, यानी माजी में ये होता था कि पनिशमेंट पब्लिक होती थी, यानी लोगों को पब्लिकली पनिश किया जाता था। अगर कोई गलत काम करता था उसे या तो पब्लिक में बीट किया जाता था, यानी सबके सामने उसे मारा जाता था, या उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, यानी उसे फांसी दे दी जाती थी। इस तरह बाकी लोग ये सब देखकर डर जाते थे और उनके अंदर खौफ पैदा होता था, और बादशाह ऐसा करके अपनी पावर शो करते थे कि हम बहुत पावरफुल हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चोरी करता था तो चोर का हाथ काट दिया जाता था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पनिशमेंट्स भी चेंज होती गईं,
अब मॉडर्न टाइम में पनिशमेंट का मतलब लोगों को सिर्फ हर्ट करना नहीं है, बल्कि अब जो मॉडर्न पनिशमेंट्स हैं इसका फोकस है लोगों को टीच किया जाए, उन्हें सिखाया जाए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी जो वो पहले कर चुके हैं। यानी अब अगर मॉडर्न टाइम में कोई गलती करता है तो उसे प्रिजन में बंद कर दिया जाता है, यानी उसे जेल में कैद कर दिया जाता है और फिर जेल में उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि किस तरह उन्होंने बिहेव करना है। फूको कहता है कि इस तरह टाइम के साथ साथ पनिशमेंट्स चेंज होती गईं। फिर फूको पेनॉप्टिकॉन की बात करता है। पेनॉप्टिकॉन एक प्रिजन है, एक जेल है जिसे जेरेमी बेंथम ने डिज़ाइन किया। इसमें यूँ होता है कि जेल में एक सेंट्रल टावर होता है, उस टावर पे एक गार्ड को खड़ा कर दिया जाता है और वो गार्ड ऐसी जगह पे खड़ा होता है कि वो ऊपर से हर प्रिजनर को देख सकता है, वो हर कैदी को ऑब्जर्व कर सकता है। इस तरह प्रिजनर्स के अंदर ये डर होता है, ये खौफ होता है कि उन्हें कॉन्टिन्यूअली देखा जा रहा है, उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसीलिए वो ऑल द टाइम अच्छे से बिहेव करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरास यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट जगहों पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जाते हैं, यानी अगर आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं और इस तरह हर किसी को पता होता है कि उन्हें कॉन्टिन्यूअली ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं उठानी या कोई भी चीज़ चोरी नहीं करनी, क्योंकि कैमरे के ज़रिए हर चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है। इस तरह फूको इन सारी चीज़ों के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह सोसाइटी में पावर ऑपरेट करती है, क्यों हम रूल्स फॉलो करते हैं और ये कौन डिसाइड करता है कि सोसाइटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए हम पावर को क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सिस्टम को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था फूको का वर्क डिसिप्लिन एंड पनिश। अब बात करते हैं उनके नेक्स्ट वर्क की, जिसका टाइटल है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ये वर्क 1961 में पब्लिश हुआ। इसमें फूको एक्सप्लेन करते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज किस तरह मैडनेस को समझती हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट मैडनेस के साथ एसोसिएट करती हैं और किस तरह ये मैडनेस का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता गया, यानी चेंज होता गया। फूको एक्सप्लेन करते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में अगर कोई मैड है या अगर कोई मेंटली इल है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। फूको कहते हैं कि जिस तरह से आज मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जाता है, साइंस और मेडिसिन के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है, हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में मैडनेस को डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जाता रहा है। मिडिल एजेस में इस तरह से होता था कि मैडनेस को सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ जोड़ दिया जाता था, यानी अगर कोई पर्सन मैड होता था तो उसे इवल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था या फिर ये कहा जाता था कि इसे खुदा की तरफ से सज़ा दी गई है, ये डिवाइन पनिशमेंट है। और ऐसे मैड लोगों को डेंजरस समझा जाता था, इन्हें कर्स किया जाता था, यानी इन्हें बहुत बुरा समझा जाता था। फिर सोसाइटी के जो बाकी लोग थे वो इस मैड पर्सन को सोसाइटी से निकाल देते थे और उन मैड पर्सन्स को शिप्स पर बैठा देते थे, जिन्हें शिप्स ऑफ फूल्स कहा जाता था। लेकिन फिर 17th और 18th सेंचुरीज में ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, यानी जब एज ऑफ रीज़न शुरू हुई, लोग रीज़न और लॉजिक पर बिलीव करने लगे, तो वो मैडनेस को इस लॉजिक और रीज़न के बिल्कुल ऑपोजिट देखने लगे। यानी अगर कोई पर्सन मैड हो जाता था, पागल हो जाता था, तो लोग कहते थे कि ये ह्यूमैनिटी खो चुका है और फिर इन मैड लोगों को अजाइलम्स में भेज दिया जाता था या क्रिमिनल्स के साथ बंद कर दिया जाता था। फिर 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड था, यानी जब इंडस्ट्रियल एज थी, तो ये मैडनेस एक मेडिकल इशू बन गया। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने इसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया और मेंटल इलनेस को ट्रीट करना शुरू कर दिया।
और यही वो टाइम था जब साइकाइट्री डेवलप होना शुरू हुई। जो अजाइलम्स थे वो हॉस्पिटल्स की तरह बन गए, लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया गया, उनका ट्रीटमेंट होने लगा। लेकिन फूको कहते हैं कि इस ट्रीटमेंट का मतलब भी लोगों को कंट्रोल करना ही था, और समटाइम्स ये ट्रीटमेंट बहुत सख्त होता था। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, हार्श मेथड्स यूज किए जाते थे, और समटाइम्स इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी होती थी। फूको कहते हैं कि ये मैडनेस सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जिसे आज हम मैडनेस कहते हैं, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के बिलीफ से डेवलप हुआ। यानी एक टाइम पीरियड में इसे सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया, फिर दूसरे टाइम पीरियड में इसे मेंटल इलनेस कहा गया, और आज इसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहा जाता है। फूको कहता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री पावर ने ये सारे ट्रीटमेंट्स बनाए हैं। यानी जो लोग पावर में हैं, यानी जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर है या चर्च है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि मैड लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है। मैड लोगों को शिप्स, अजाइलम्स या इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता है, उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फूको कहता है कि इस एक्सक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैड लोग ठीक हो जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि सोसाइटी सेफ रहे। यूं फूको अपने इस वर्क में भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह पावर सोसाइटी में रेगुलेट होती है, यानी किस तरह पावर सोसाइटी में काम करती है। फिर फूको का नेक्स्ट वर्क है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। इस वर्क में फूको ने रिप्रेसिव हाइपोथेसिस को चैलेंज किया है। रिप्रेसिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि कुछ सोसाइटीज़ ने, यानी ख़ास तौर पर वेस्टर्न सोसाइटीज़ ने हिस्ट्री में सेक्सुअल डिस्कशन को रिप्रेस किया है, सेक्सुअल डिस्कशन को दबाया है, इसे खामोश करने की कोशिश की है, साइलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन फूको इस रिप्रेसिव हाइपोथेसिस को चैलेंज करते हैं और इसके रिलेटेड 3 डाउट्स एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला डाउट है कि क्या सेक्सुअल रिप्रेशन रियल है, यानी क्या वाकई 17th सेंचुरी में सोसाइटीज़ ने सेक्सुअलिटी को रिप्रेस किया या सेक्सुअल डिस्कशन को रिप्रेस किया, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी उस टाइम कुछ और ही हो रहा था जिसे हमने सेक्सुअल रिप्रेशन का नाम दिया है। फूको कहते हैं कि उस टाइम ऐसी डिस्कशंस को चुप करवाने या बंद करवाने की बजाय इस पर बात की जा रही थी, ये डिस्कशंस की जा रही थी, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में की जा रही थी। यानी उस टाइम यूँ होता था कि फैमिलीज अपने प्राइवेट मैटर्स या अपने प्राइवेट रिलेशनशिप्स को ओपनली डिस्कस नहीं कर सकती थी, लेकिन यही डिस्कशन किसी स्पेसिफिक जगह पर होती थी। लोग ऐसी डिस्कशन या तो डॉक्टर्स के साथ करते थे या फिर चर्च कन्फेशनल्स के साथ करते थे। तो फूको कहते हैं कि ये रिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये एक शिफ्टिंग थी। फिर दूसरा डाउट है कि क्या पावर सिर्फ रिप्रेस करती है, यानी लोगों को कंट्रोल करती है, लोगों को दबाती है। फूको कहता है कि पावर सिर्फ रिप्रेस नहीं करती, पावर सिर्फ कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये इनकरेज करती है, ये लोगों को एक स्पेसिफिक वे की तरफ इनकरेज करती है, लोगों को एक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ इनकरेज करती है। पावर लोगों को इनकरेज करती है कि वो किस तरह बोलेंगे, क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, ये सब पावर क्रिएट करती है। का मतलब ये है कि पावर सिर्फ रिप्रेस नहीं करती, पावर सिर्फ कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये प्रोडक्टिव भी है। फिर तीसरा डाउट है, यानी फिर फूको कहते हैं कि जो लोग सेक्सुअल रिप्रेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं, इसे अपोज करते हैं, क्या उनका मकसद वाकई इसको स्टॉप करना है, यानी इसको बंद करना है कि सेक्सुअल रिप्रेशन ना की जाए, या वो लोग भी इसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। यानी ये लोग जो सेक्सुअल रिप्रेशन को अपोज कर रहे होते हैं, ये लोग भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी है जो सेक्सुअल रिप्रेशन को चैलेंज करता है, जो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ को चैलेंज करते करते वो अपना एक नया रूल देता है, अपना एक नया रूल बनाता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए,
यानी रिलेशनशिप्स की डिस्कशन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपना एक नया रूल देता है कि ऐसा होना चाहिए। तो फूको कहते हैं कि क्या ये आदमी भी उसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बन जाता जिसको ये क्रिटिसाइज कर रहा है। इन डाउट्स को एक्सप्लेन करते हुए फूको कहते हैं कि सेक्सुअलिटी सिर्फ फ्रीडम या रिप्रेशन के मुतालिक नहीं है, बल्कि इसको भी नॉलेज और पावर के सिस्टम्स बनाते हैं। व्यूअर्स, ये थे फूको के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।